Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad on YouTube. Today we discuss the general characteristic of D block elements, जिसमें से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड जो होते हैं उसका क्या रीज़न है और वो किस तरह से स्टडी किए जाते हैं। अब इसमें कलर में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड एक्सेप्ट जिंक मेटल के अलावा बाकी जो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में, जिसमें आयरन है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, निकल है, वो सब जो कॉम्प्लेक्सेस जो कंपाउंड्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो सब के सब कलर्ड होते हैं। जिंक के अंदर जो होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, उसका रीज़न क्या है वो जब ये टॉपिक आगे चल जाएगा तो मैं एक्सप्लेन कराऊंगा जैसे आपको इजी रहे। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक थ्योरी दी गई इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से कि इसके अंदर जो कलर्ड बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, उसके हवाले से थ्योरी दी गई। इसमें बताया गया कि लिगेंड्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनाते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम से बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसके रिज़ल्ट में उन सेंट्रल मेटल एटम और जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है या लिगेंड है उसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहा जाता है द अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। इसकी वजह से जो है कलर जो आता है कंपाउंड के अंदर। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू CFT बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, द फोर्स बिटवीन चार्जेस। लिगेंड क्या है? लिगेंड जैसा कि मैंने बताया कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जोड़ा है, वो डोनेट कर सके उसको हम लिगेंड कहते हैं। इसका दूसरा नाम लेविस जो बेस है वो कहा जाता है। लेविस बेस जो होता है ग्रुप होता है एटम का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है डोनेट कर सकता है, या इसको कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी जो सब शेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों की एनर्जी सेम होती है। जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। अब वो पांचों जो ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट होते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा सेट है इसको समझने से पहले इस डायग्राम पे फोकस करें, उसके बाद ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डी के 5 ऑर्बिटल हैं। सेंट्रल मेटल एटम है जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक। अब उसके 5 ऑर्बिटल हैं, 5 के नाम है DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर डैश DY स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल, पाँचों की जो ये लेवल है वो सेम है, मीन्स के सबकी एनर्जी सेम है, तो इन ऑर्बिटल्स को कहा जाएगा डीजनरेट। जैसे P सबशेल के PX, PY, PZ डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसी तरह से ये भी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं डीजनरेट। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, जब इसके बराबर में लिगेंड्स आएंगे, वो ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स डोनेट करेंगे, तो एक खिंचाव क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट होंगी। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे डिफरेंट एनर्जीज़ में, एक हायर एनर्जी और दूसरा लोअर एनर्जी। हायर एनर्जी को EG से रिप्रेजेंट किया जाता है और लोअर एनर्जी को T2G से रिप्रेजेंट किया जाता है। हायर एनर्जी में 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे जो DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये दोनों हायर एनर्जी में चले जाएंगे। बाकी जो DXY, DXZ, DYZ तीनों लोअर एनर्जी में। तो क्या हो गया कि ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं डीजेनरेट से स्प्लिट हो गए हायर और लोअर एनर्जी में। इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा उसे हम डेल्टा E कहेंगे। तो एक्चुअली ये चीज़ समझाने का मकसद क्या है कि कलर किस तरह से बनता है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वो वर्डिंग में मैंने कहा कि लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करेंगे, घेर लेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से उसके जो 5 ऑर्बिटल हैं स्प्लिट हो जाएंगे 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। एक एनर्जी लेवल EG जो कि हायर एनर्जी है और दूसरा जो है वो लोअर एनर्जी है। एक हायर एनर्जी में और दूसरा लोअर एनर्जी में चला जाएगा। हायर एनर्जी में DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, और लोअर एनर्जी में T2G जो है वो DXY, DXZ और DYZ। अब ये तो हो गई स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग क्यों हुई? क्योंकि लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करेंगे तो अट्रैक्शन क्रिएट होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी वजह से 5 सेम एनर्जी वाले जो हैं वो ब्रेक होके
दो एनर्जी लेवल बना लेंगे, Eg और T2G। अब बात करते हैं काज ऑफ कलर फॉर्मेशन कि भाई कलर क्यों बनता है इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि CFT का क्या रोल है, बॉन्डिंग किस तरह से, लिगेंड क्या है, स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। अब बात कर रहे हैं हम काज ऑफ फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन। एक्चुअली क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप आ गया है। जब इलेक्ट्रॉन उस कॉम्प्लेक्स को सनलाइट से या किसी सोर्स से एनर्जी मिलेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी से मूव करेंगे हायर एनर्जी की तरफ, और हायर एनर्जी में वो स्टेबल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वो मूव करेंगे तो जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या करेंगे, एमिट आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी गेन करके हायर स्टेट में चला गया Eg लेवल में, अब वहाँ पे स्टेबल नहीं है, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो रिटर्न करेगा, तो उसके रिजल्ट में इसमें से रेडिएशंस खारिज होंगे। अगर ये रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो विजिबल रीजन में आती है, मीन्स के 400 से 800 जो नैनोमीटर के दरमियान आती है, तो वो कॉम्प्लेक्स हमें कलर्ड नज़र आएगा। तो एक्चुअली ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में है तो वो कॉम्प्लेक्स जो है हमें कलर्ड नज़र आते हैं। जैसे आयरन के कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर के, डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो इसी तरह से इनमें कलर बनता है। तो सिंपली आप वर्डिंग में कहेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मीन्स के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, from higher energy level Eg to lower energy level T2G, and energy rays emitted should be in visible region that give color to complex। कि जो उसमें से रेडिएशंस खारिज हो रहे हैं, अगर वो रेडिएशंस विजिबल रीजन में हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हमें कलर्ड नज़र आएगा। अगर वो विजिबल में नहीं है, इंफ्रारेड रीजन में चले जाते हैं, अल्ट्रावायलेट में, तो वो कलरलेस कंपाउंड होगा। मोस्टली ये कलर्ड कंपाउंड देते हैं क्योंकि इनमें से जो रेडिएशंस खारिज होती हैं वो विजिबल खारिज होती हैं। तो जैसे देखें ना, अब उस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आ रहा है, जैसे ही सनलाइट लग रही है ना, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके या एकदम से रिटर्न हो रहे हैं। जब रिटर्न हो रहे हैं तो वो रेज खारिज कर रहे हैं, और उसके रिज़ल्ट में हमें उस कंपाउंड का, उस कॉम्प्लेक्स का कलर नज़र आ रहा है। और ये जो है बहुत फास्ट जो है फिनोमेना हो रहा है। तो जब भी आप सनलाइट में उस चीज़ को देखेंगे तो एकदम से आपको वो चीज़ कलर्ड नज़र आएगी, क्योंकि उसके अंदर ये ट्रांजिशन हो रहा है। अब बात करते हैं, जो मैंने एक पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया था कि जिंक के अंदर कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। एक्चुअली जिंक के अंदर क्या होता है कि D10 सिस्टम होता है। D10 का मकसद, ये नीचे वाले ऑर्बिटल भी सबके सब भरे होते हैं, ऊपर वाले भी भरे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तब होगी जब ऊपर स्पेस होगी, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से अपवर्ड मूव होगा। जब कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर जो है वो मेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें से रेडिएशन खारिज नहीं होंगे। तो ये सिंपली थोड़ा सा था कि किस तरह से कलर कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर कलर आता है डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में। तो आपने CFT के हवाले से देखा, लिगेंड्स के हवाले से देखा। मेन जो चीज़ है, स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग के बाद ही ट्रांजिशन होगी। स्प्लिटिंग ना हो तो कोई जो है उसके अंदर कलर नज़र नहीं आएगा। तो ये इसके हवाले से था। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।